ट्वेल्थ मैम दोबारा करी है, मैं 12वीं में फेल हूँ। मैं 2019 और 2021 में 2 एग्ज़ाम जो कि टीजीटी लेवल के थे, दोनों में फेल हुआ हूँ। और कॉलेज में जब आप सीनियर हो, आप पढ़ाते भी हो, उस टाइम पे मैं पढ़ाता भी था, आपके स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद में आपका जब फाइनल देखते हैं तो 0.25 से मेरा एक नंबर भी नहीं, आधा नंबर भी नहीं, आधे से भी आधे नंबर में रात के रात बैग पैक करके आ गया। मैंने कहा मैं सुबह किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं। स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपका सोने का टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहली। हर चीज का क्रक्स तो यही होता है कि अगर जिस भी चीज से डर लगता है उसका सामना करो और उसे कॉन्क्वर करो। बस स्विमिंग से डर लगता है, पानी में कूदो। ड्राइविंग से डर लगता है, ड्राइव करो। बोलने से डर लगता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे परफॉर्म करो। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स के पास 2-3 मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। पहला, अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस, दूसरा अच्छी सैलरी, और तीसरा एक नोबल प्रोफेशन। अब इन तीनों ही फैक्टर्स को पाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और तभी वो सरकारी नौकरी तक पहुंच पाते हैं। अब मेरे पास मेहनत का एक दूसरा नाम मौजूद है, एक ऐसे शख्स जो अडा 24/7 परिवार के फैकल्टी भी हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो उनका क्वालिफाइड ना हो। तो मैं आपको बिना वक्त ज़ाहिर करे मिलवाना चाहूँगी मोनू मधुकर सर से। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। कैसे हैं सर? पहले तो आप ये बताइए। मैं बहुत नर्वस हूँ, डरा हुआ हूँ, क्यों सर? काँप रहा हूँ। देखो मैं बहुत ठीक हूँ। चलो, अच्छा लगा। मैं मोनू सर को प्रोफेशनली भी जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि सर ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, और जितने भी सरकारी नौकरी है उन सब में सबसे रेप्यूटेड, सबसे अच्छी करिकुलम, सबसे हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करने वाली जो संस्था है वो केवीएस है, और केवीएस एग्ज़ाम भी सर का क्वालिफाइड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस से तैयारी कर रहे हैं इस केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम की, मैं चाहूँगी स्टूडेंट्स आज के इस पॉडकास्ट से कुछ सीख कर जाएँ और सर की जो सक्सेस स्टोरी रही है, सर की जो जर्नी रही है, उनसे वो सारी चीज़ें सीख कर अपनी एक नई रणनीति बनाएं। तो सर, मैं बस ये चाहती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में कि आप मुझे अभी फेलो टीचर ना समझें, आप मुझे स्टूडेंट समझें, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के ही सवाल आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने केवीएस की तैयारी जो 2022-23 में करी थी वो कब से शुरू करी थी और कैसी आपकी पूरी रणनीति रही थी? देखिए, पहली बात तो ये है, सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सबका इंटरव्यू पॉडकास्ट लेता रहता हूँ। आज ये मैम आपको भी मैं बता दूँ कि मैं पहली बार कभी पॉडकास्ट दे रहा हूँ। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी अनुभव हैं ना, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ में मैंने सीखे हैं, और डेफिनेटली आपको वो चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए, तो आपको हेल्प करेगी। स्ट्रेटेजी नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने कहा। तो जब हम बात करते हैं, मैम ने जैसे बोला कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी 2022-23 में, कैसे, कहाँ से, क्या, तो जनरली बच्चों का यही सवाल रहता है। तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि मैं एक फेलियर था। मैंने ट्वेल्थ मैम दोबारा करी है, मैं 12वीं में फेल हूँ एक बार। और उसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों को। मैं 2019 और 2021 में 2 एग्ज़ाम जो कि टीजीटी लेवल के थे, दोनों में फेल हुआ हूँ, तीनों में फेल हुआ हूँ। तो कोई अगर यूँ सोचता है कि मोनू सर बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, और मेरी भी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई थी। और अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट होता और बहुत कुछ मुझे आता होता तो मैं पहली बार 2019 में ही नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो चुका होता मैम। तो वहाँ पर मेरे 3 से 4 क्वेश्चन की वजह से वो छूट गया था एग्ज़ाम, और मुझे उस टाइम पे मतलब पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते कैसे हैं, ना सिलेबस पता, बस हम जाके एग्ज़ाम देने चले गए। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और हमारे फिजिकल एजुकेशन में गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एग्ज़ाम, मतलब बहुत ज़्यादा वो आता है पोर्शन। 40 क्वेश्चन आए थे, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 100 में से 40 क्वेश्चन, सोच के देखो। और मैं तो 40 के 4 भी नहीं जानता था, और फिर भी मेरे मतलब बहुत अच्छे नंबर आए थे। और मेरे बिना पढ़े, जब मैंने ये सारा सिलेबस नहीं पढ़ा और तब जाके इतने, तो यूँ लगा लो कि वहाँ फेलियर देखा। फिर उसके बाद में मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ 1 नंबर से मेरा रहा। और फिर मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मैं मतलब कट ऑफ क्लियर कर गया। उसके बाद में ई डोजियर भरना होता है, तो वो भी मेरा हो गया।
सब कुछ होने के बाद में फिर एक फाइनल कट ऑफ निकालते हैं। D++ वालों की खास बात है कि ये एक बार सेलेक्ट करके फिर लात मारते हैं। तो ऐसा सीन हुआ वहाँ पर, और उस समय मेरे को इतनी बेइज्जती महसूस हुई, मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा, मतलब इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं लगी, क्योंकि सबको पता लग गया कि मोनू भाई सेलेक्ट हो गया है, DSSB में मोनू भाई का हो गया है, उसको डोजियर भी भर गया सब जगह। और कॉलेज में जब आप सीनियर हो, आप पढ़ाते भी हो, उस टाइम पे मैं पढ़ाता भी था, आपके स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद में आपका जब फाइनल देखते हैं तो 0.25 से मेरा एक नंबर भी नहीं, आधा नंबर भी नहीं, आधे से भी आधे नंबर में। और उस समय पे मेरे को भाई, मैं रात को ही LNIP में था, उस समय पे मैं PhD में था, मैं रात को ही कॉलेज से रात के रात बैग पैक करके आ गया। मैंने कहा मैं सुबह किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं यार, मतलब इससे ज़्यादा डफर तो कोई नहीं हो सकता। मैंने ये सोचा, मोनू यार सच में तेरे से ज़्यादा डफर तो कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर मैं आ गया मैम, घर पे ही आ गया मैम। 2-3 दिन तक तो मतलब यूँ लगा लो कि सिर में दर्द भी रहा, और मतलब मैं सोचता रहा यार, मतलब तेरे से ज़्यादा डफर नहीं है यार कोई, तू इतना पढ़ाता है, इतना लोगों को ज्ञान देता है, और तेरा खुद का ही नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने सोच लिया कि अब नहीं दूंगा अब कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम, क्योंकि जब आपका नेट निकला हुआ हो, नेट क्वालिफाइड हो आपका, और 2-4 एग्ज़ाम जो हमारे, मतलब BPED का हमारा एंट्रेंस बहुत हार्ड होता है, MPED का एंट्रेंस बहुत हार्ड होता है, वो आपने क्रैक कर रखा हो, और एक मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। जब आप वो हो और फिर आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम ना निकले जो उससे थोड़ा सा नीचे हो तो आपको लगता है कि यार ये इसके लिए आप बने ही नहीं हो। फिर मैंने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा। फिर मैंने आके फिर अड्डा से मुझे ऑफ़र आया, फिर मैंने अड्डा ज्वाइन किया, और मेरी जर्नी यूँ लगा लो कि मैडम तभी से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 दिन में पढ़ के, 1 साल में पढ़ के कुछ भी नहीं हो। तो यूँ लगा लो कि 2019 के बाद जब मैंने फेलियर देखा तो 2019 से ही ये जर्नी चल रही थी, और 2019 से तो लगा लो 4-5 साल की ये जर्नी थी मैम। तो ऐसा नहीं है कि 1 ही साल की है कोई। और मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने 1 साल में ही सब कुछ कर लिया तो मैं झूठ बोलूँगा बिल्कुल ही, और झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 2019 से क्या, जब से मैं मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहा था, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तभी से ये जर्नी चल रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने जो 1 साल में पढ़ा हो वो एग्ज़ाम में आए। क्या पता आपने 5 साल पहले कोई पढ़ी थी चीज़, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन मैम, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय हमने कभी पढ़े हों। कभी हमने ये चीज़ सीखी हो कि Ctrl+C का मतलब आपका कॉपी होता है, और Ctrl+V का मतलब पेस्ट होता है। हमने कहाँ सीखी थी, और वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो चीज़ें हमारी 4-5 साल से ही चल रही होती हैं तैयारी। तो तैयारी मैडम 4-5 साल से ही ये चल रही थी। लेकिन एक जो बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि लग के तैयारी करना, वो मेरे को स्टूडेंट्स की वजह से ही, क्योंकि मुझे जब पता लग चुका था 3 फेलियर्स के बाद में कि भाई बिना गेम्स एंड स्पोर्ट्स के तो बात बनेगी ही नहीं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत बड़ा पोर्शन है। मेरे को इतना बोरिंग लगता था गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और मेरा रीज़न भी यही था सेलेक्ट ना होने का, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से मैं बिल्कुल नफरत करता था। मैं पढ़नी नहीं है, मैंने कहा यार ये बोरिंग लगती थी मेरे को। और फिर मैंने वो चीज़ जब खुद फेल करी तो मैंने बच्चों को यही सलाह दी कि तुम्हें अगर सेलेक्ट होना है तो तुम गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ो सबसे ज़्यादा। और मैंने अपनी क्लासेस में सबसे ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ाया, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए मैम KVS में बिल्कुल डिट्टो आया। मतलब इसको मैं प्राउडली कह सकता हूँ, इस बात को कोई भी देख सकता है। मेरी 2023 की जो मैंने क्लास ली, जो मैंने मैराथन ली थी, और 2023 का फिर पेपर देख लेना उठा के, दोनों चीज़ें ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बच्चे बोल रहे कि पेपर सर आपने सेट किया है क्या बात है। तो इतना तगड़ा पढ़ा दिया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, सब वहीं से आया था। सर आपकी जर्नी बहुत काबिले तारीफ़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत किया था कि मेहनत का दूसरा नाम आप हो और 1-2-3 चीज़ें मुझे आपकी जर्नी से बहुत इंस्पायरिंग और अच्छी लगी। पहले तो ये कि जब मैंने आपसे KVS की रणनीति पूछी तो आपने KVS की नहीं, आपने बताया कि ये इतने सालों की मेहनत थी जो अब रंग लाई थी। डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये कि आपने एक पढ़ने के तरीके को नहीं, एटीट्यूड को दिखाया है कि एक स्टूडेंट का माइंडसेट होना क्या चाहिए। और तीसरी चीज़, एक अंग्रेजी में कहावत होती है बेटर लेट दैन नेवर, हम इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हाँ। तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाती है। तो ये आपने बहुत सही बात कही है। अच्छा सर, ये बताइए जब KVS का नोटिफिकेशन आ गया, अब इस बार जो हमारा 2022-23 का पैटर्न था
वो काफ़ी अलग था, उसमें सिलेबस भी चेंज हुआ था। आपने उसे कैसे कोप अप किया, गिवन कि पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया नवंबर एंड में आया था, फरवरी में एग्जाम शुरू हो गए थे स्टूडेंट्स के, उस बीच आप कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते थे और कितने घंटे आप डेडिकेट करते थे अपने स्टडीज़ के टूवर्ड्स? पढ़ाते भी थे आप तो कैसे? देखो, मैंने फिजिकल एजुकेशन के लिए तो सच बता रहा हूँ क्या करा था, अपनी मैराथन देखी थी। वाह। मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है कंटेंट के मामले में, क्योंकि मैं जो कंटेंट लेके आऊँगा जाहिर सी बात है उसमें एक पॉइंट भी इधर से उधर गलत नहीं होगा, वो मुझे पता है। क्योंकि मेरा छोटा भाई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा, सगा भाई, अगर वो भी तैयारी करेगा तो मैं उससे यही बोलूँगा कि तू मेरी वीडियो देख, मेरा कोर्स ले, बात खत्म, तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लेवल का मैम कंटेंट रखते हैं हम, तो फिजिकल एजुकेशन में तो वो था। दूसरी चीज़ ये थी, और आज भी है मैम, वो आज भी बरकरार है वो। दूसरी चीज़ ये थी कि पेपर 1, जिसमें देखो हिंदी मेरी अच्छी थी, अच्छी इसलिए थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो ये संज्ञा सर्वनाम समझ में भी आ जाती थी आसानी से, और नहीं अगर अच्छी नहीं थी तो इजी समझ में आ जाती थी। बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन आए तो 50 कर दूंगा, इस तरीके से था पढ़ने के बाद। और मैथ तो बिल्कुल भी नहीं थी स्ट्रॉन्ग, मैथ नहीं थी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जीके पढ़ पढ़ के थोड़ी थोड़ी हो गई थी, उतनी भी नहीं, मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन कर दूंगा ऐसा हो गया था। कंप्यूटर हो गया था अच्छा खासा, क्योंकि कंप्यूटर के वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं मैम, शॉर्टकट वाले, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। रीजनिंग इसलिए अच्छी थी क्योंकि 2019 में मेरा नेट क्लियर था, तो नेट के लिए हमने रीजनिंग पढ़ी थी अच्छे से। हमारे सीनियर थे एक, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रीजनिंग बताई थी, फैमिली ट्री बनाना, ब्लड ग्रुप किस तरीके से, कैसे क्या, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। सर मुझे आज भी याद है EMRS का एक बार एनालिसिस हुआ था, तो उस टाइम पे कोई था नहीं, तो हम और आपने ही रीजनिंग का वो पूरा एनालिसिस किया था। सो इस बात पे मतलब मैं भरोसा कर सकती हूँ। रीजनिंग का, हाँ, तो वो चीज़ थी। और तो ये इस तरीके से चल रहा था। तो अब बात करते पेपर 1 की मैंने तैयारी कैसे करी, पेपर 2 की। पेपर 2 की तो भैया मैंने अपनी वीडियोस देखी और बच्चों को पढ़ाया, जो मुझे पढ़ना होता था मैं बच्चों को पढ़ा देता था, ऐसा होता था। और दिन में मेरी 5-6 क्लास होती थी, तो मेरा बहुत रिवीजन था, यहाँ बैठ चुकी थी चीज़ें सारी, बार बार क्वेश्चंस करा के, PYQs करा के, सब कुछ बैठ चुका था यहाँ पे जाके। पेपर 2 ईजी हो गया। पेपर 1 में मैंने क्या करा कि सारा सिलेबस मुझे पता था, तो कुछ मैंने मैराथन्स देख ली थी उस टाइम। अभी मुझे याद नहीं है कि कौन से चैनल पे वो मैराथन देखी थी उस टाइम पे, लेकिन एक आध मैराथन हमारे चैनल पे भी अच्छी थी, कुछ दूसरे चैनल पे भी जो मेरे को अच्छी लगी मैराथन्स मैंने तो वो देख ली। हिंदी की एक मैराथन लगाई मान लो 2 घंटे की, जिसमें संपूर्ण लिखा आता था, मैं वो देख लेता था, मोटी मोटी चीज़ें। और उस वीडियो को मैंने एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, 3 बार नहीं, कम से कम 20 बार मैंने एक वीडियो को देखा है। मैंने 1 घंटे की एक वीडियो पकड़ रखी थी हिंदी की, और उसमें वो सब कुछ था। और उस हिंदी की वीडियो को मैंने कम से कम 20-30 बार देखा है, और वो वीडियो में कौन से पॉइंट पे क्या है वो सब याद था मुझे उस वक्त। वाह। और वही चीज़ उसमें से 50% चीज़ें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस वीडियो में कि आपका संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उसके बाद में तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज भी पता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मैं वीडियो बहुत बार देख चुका था। तो आप मेरी वीडियोस भी अगर देखते हो तो बहुत बार देखो, मैडम की वीडियो देखते हो तो बहुत बार देखो, है ना। और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ये चीज़ मैंने करी थी। और बुक की अगर हम बात करें तो एक मेरा भाई ऑलरेडी बैंक में सेलेक्टेड है, तो उसने बुक ले रखी थी जिसमें हिंदी इंग्लिश बाकी सारी थी, तो मैंने वही बुक उठाई, और उसी बुक में से कंप्यूटर के, और इतनी मोटी बुक थी वो, शायद SSC की कोई बुक थी, उसमें बहुत सारे GK के सब कुछ थे, मैं सब करता भी था और बच्चों को भी भेजता था कि देखो पेपर 1 की तुम तैयारी। तो मैंने बच्चों की पेपर 1 की भी तैयारी करवाई। That's very nice, sir. तो ऐसे मेरी तैयारी हुई और बहुत बढ़िया नंबरों से सिलेक्शन हुआ था। तो ये था मैडम। सर स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम क्लासेस दिन भर देखनी होती है और साथ में सेल्फ स्टडी, तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? ऑल्टरनेट डे हमें क्लासेस लेनी चाहिए, रोज़ाना क्लासेस लेनी चाहिए, जैसे आप अभी कह रहे हो कि आपने एग्जाम टाइम पे एक वीडियो को इतनी बार देखा था, तब जा करके वो कॉन्सेप्ट्स जो है दिमाग में एकदम छप गए थे। तो स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए? वैसे मेरा ये मानना है कि सबकी रणनीति अलग अलग होती है, पर जो स्टूडेंट्स स्पेशली अपने टाइम को चाहते हैं कि सेपरेट हो, हमारी एक लाइफ भी हो, साथ में हम पढ़ाई भी करें और सेल्फ स्टडी भी करें, मॉक टेस्ट भी दें, वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो सबसे पहली चीज़ तो मेन चीज़ है, 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी।
आपका सोने का टाइम आपको डिसाइड करने पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, अगर आपने सोने का टाइम डिसाइड कर लिया ना तो आपका सब कुछ डिसाइड हो गया। अगर आपने सोने का टाइम डिसाइड नहीं किया तो कुछ भी डिसाइड नहीं, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं टाइम पे तो आप टाइम पे उठ पाएंगे और फिर उसी से सब कुछ मैनेज होता है। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सोते इतना लेट लेट तक हैं और उसमें भी कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो अपना सोने का टाइम डिसाइड कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पूरी चलेगी। दूसरी चीज़ है, मैडम ने कहा कि आप की क्लासेस और सेल्फ स्टडी, उसको दोनों को कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। उसके लिए देखो, आप जब भी क्लास देखते हो तो क्लास देखो और नोट्स बनाओ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना नोट्स के कुछ भी नहीं है। आप नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बना लिया आपने, एक क्लास हो रही है मान लो 1 घंटे की, फिर आपने पूरी क्लास देख ली। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हफ्ते में एक बार पूरा कंप्लीट कर रहे हो किसी एक सब्जेक्ट को, हफ्ते भर में आप इंग्लिश कर रहे हो, एक हफ्ते में इंग्लिश करूँगा, पूरा कमांड इस पे ले लूँगा, फिर अगले हफ्ते में हिंदी करूँगा, इसको पूरा कवर कर लूँगा, अगले हफ्ते में कंप्यूटर करूँगा, इसको कवर कर लूँगा। साथ ही साथ रिवीजन चल रहा है उन चीज़ों का। तो वो आपने क्लास तो देखनी ही देखनी, क्लास देखनी है, प्लस जो क्लास में देखा है उसको नोट डाउन कर लेना है और उसके नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। वो क्लास देखी, उसका रिवीजन कर लिया। और आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडेज छुट्टी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपकी फ़ोन पटको साइड में, और जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स इतने बन जाते हैं, अगर महीने भर में बनाओ बहुत मोटे बन जाते हैं। तो मैं क्या करता था, मैंने यही किया था, एक बुक उठाई थी मैंने, जो भी जीके की बुक, कोई भी एक बुक उठाई, उसको बैग में डाला, साइकिल उठाई, फ़ोन भी घर पे पटक दिया, बोल दिया शाम को आऊँगा, और साइकिल उठा के निकल गया पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ खेत है तो खेत के एक डोड़े में जाके बैठ के पढ़ने लग गया। फिर जेब में 50-60 रुपये लेके जाता था, फिर इधर गया, गन्ने का जूस पी लिया 2 घंटे पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा सा आगे चले गया, फिर वहाँ। ये स्ट्रेटेजी हर किसी के साथ नहीं हो सकती, लेकिन मैं सैटरडे संडे को ये करता था और टारगेट लेके चलता था। इतनी मोटी बुक है, इसमें से मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करूँ, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था तब तक मैं उसको पढ़ता रहता था और ऐसे मैं ख़त्म कर देता था मैम। तो ये तो मेरी बुक पढ़ने की स्ट्रेटजी होती थी। ये रीडिंग आपकी अच्छी कर देगा, इसमें सब कुछ आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं क्या करता था कि जैसे मैं कपड़े धो रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, रूम साफ़ कर रहा हूँ, या फिर मान लो खाना बना रहा हूँ, मुझे कुकिंग भी आती है बहुत अच्छे से, खाना बना रहा हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो अपने कान में ईयरफोन लगा के वो चीज़ चलती रहती थी जो चीज़ मैंने देख रखी है ऑलरेडी। याद रखना, आप क्या कर नई चीज़ नहीं सीख सकते, लेकिन जो आपने ऑलरेडी देख रखी है उसको सुनो बार बार। मैंने कहा ना, मैंने 20 बार वीडियो देखी है, 20 बार देखी है, लेकिन सुनी कम से कम 50 बार है उस वीडियो को मैंने, 1 घंटे की वीडियो। तो कभी सुबह नहाते वक्त, कभी फिर खाते वक्त, है ना, हर जगह मैंने वो वीडियो छोड़ी ही नहीं है। तो वो मेरे माइंड में बैठ गई थी पूरे तगड़े तरीके से। तो ऐसे आप वीडियोस को कवर कर सकते हो, ऐसे आप थ्योरी को कवर कर सकते हो, बाकी जैसे आपका लाइफस्टाइल है वैसे कवर कर सकते हो। सर, आपको इंटरव्यू करके मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर कुछ बनने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ों की बिना ज़रूरत है। डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैंने भी एक चीज़ देखी थी कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिन। यस, बिल्कुल, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू डिसिप्लिन ईदर। हाँ, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। मोटिवेशन गया भाड़ में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे 2 घंटे पढ़ो पर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज़ ठान लो और इस दिमाग को ये बताना है कि मुझे सेलेक्ट होना है और KVS टीचर बनना है, NVS टीचर बनना है। इसको ये बताना है, इसको ये नहीं बताना होगा कि नहीं होगा, अरे इसको कमांड देना है। जैसे तुम किसी भी चीज़ को कमांड देते हो, इसको कमांड देनी, ये अपने आप रास्ते खोलेगा अपने आप। तो इसको ब्लॉक करना बंद करो। पहली चीज़, इसको ब्लॉक कर देते हो तुम कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या हो जाएगा, इससे सवाल मत पूछो, इसको बताओ, ऑर्डर दो, इसको ऑर्डर दो। तो मेन चीज़ ये है। ओके, अच्छा, ये तो रही एग्ज़ाम की बात। आप मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहता है? स्टूडेंट्स के सवाल भरे पड़े रहते हैं कि इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहता है, कितने पैनलिस्ट्स होते हैं, सब कुछ बता दो इंटरव्यू के बारे में। अब ये बच्चे आ चुके हैं तो इन्होंने बहुत कुछ देख भी लिया होगा इंटरव्यू के बारे में, बहुत हवा भी सुन लिया होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी दूंगा और वो सारी बातें बताऊंगा जो असलियत में होती हैं, नकली नहीं, जो हमने खुद ने देखी हैं। क्योंकि हम कैंडिडेट थे, हमने इंटरव्यू दिया, हम सेलेक्ट हुए, तो हम आपको वो बातें बताएंगे जो हैं असलियत में। तो बहुत हवा होता है, बहुत डरा देते हैं लोग, ये होता है वो होता है। हम भी डर गए थे बहुत ज़्यादा, हमें भी डरा दिया था ऐसे ही। लेकिन असलियत चीज़ ये होती है कि मेरे को इतनी नॉलेज थी उस टाइम पे मैम कि मैंने सारा सिलेबस चार्ट रखा है, सब कुछ है मेरे को क्लियर है। और
मैंने इतने बच्चे पढ़ा रखे, इतने बैचेस पढ़ा रखे, उस समय तक मेरे ख्याल में मैं 10 से 15 बैचेस तो पढ़ा चुका था टीजीटी पीजीटी के, और 4 से 5 में यूजीसी नेट के बैच पढ़ा चुका था, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डबल जेआरएफ थे। तो नो डाउट नॉलेज खूब थी, है ना। एज ए केवीएस टीचर की बात करें तो केवीएस टीचर के मुकाबले बहुत नॉलेज थी, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने वो डरा भी दिया था। दूसरी चीज़, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का। तो आप लोगों को 2 सलाह दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो नॉलेज लो, दूसरी सलाह ये है कि आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना। मैंने कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके मैं सब कुछ बता रहा था, बताने की बारी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो एक हेजिटेशन थी, मुझे एक अंदर से डर थी, घबराहट थी कि पता नहीं क्या। और उसके बाद में जब हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपने मॉक इंटरव्यूज लिए तो बहुत थे। हाँ लिए थे, दिए नहीं थे। देना एक अलग चीज होती है। मॉक इंटरव्यू मैंने लिए थे, लेकिन खुद नहीं बैठा मतलब टेबल से इस पार और उस पार में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ इसका कि क्यों मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। 3 शब्दों में ख़त्म करूँगा फटाफट से। देखो केवीएस का मेरा इंटरव्यू जब गया था, तो मैम उन्होंने भ्रामरी प्राणायाम मेरे से करवाया। तो जब मैं भ्रामरी प्राणायाम कर रहा था तो मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे। हाँ, वो चीज़ सामने दिख रही थी, और वो ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा था किसी भी तरीके से, वो एक एंजाइटी, मेरे को स्टेट एंजाइटी की टाइप हो जाती है, तो वो चीज़ थी। तो इसका मेरे को अब मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो जो मैंने बताया काँप रहा था। अगला मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था कि पीजीटी वाला, जो कि एचपीएससी पीजीटी था। उसमें मेरा डर मतलब यूँ लगा लो कि 90% तक कम हो गया पिछले के मुकाबले। और फिर अभी मैं आपको बता दूं, मेरा तीसरा इंटरव्यू मैं दे के आया हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसे हंस के बात कर रहा था जैसे मैडम के साथ बात कर रहा हूँ। सोचो कि मतलब तीसरे ही इंटरव्यू में आपका ये आ जाता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो के, वो बोल रहे हैं कि ये तो मैं बोल रहा हूँ सॉरी सर मैं पढ़ के आऊँगा, कोई बात नहीं सर मेरे से गलती होगी, मैं देख लूँगा इस चीज़ को। वो पूछ रहे हैं कुछ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे को 1% भी डर नहीं लग रहा था, 1% भी डर नहीं लग रहा था। तो ये होता है मॉक इंटरव्यू का असर। आपने 3 बार देख लिया था, तीसरी बार में ही देखो मैम इतनी वो आ गई थी। क्या बात है तो सर, मतलब देना चाहिए मॉक इंटरव्यू। हर चीज़ का क्रक्स तो यही होता है कि अगर जिस भी चीज़ से डर लगता है उसका सामना करो और उसे कॉन्क्वर करो। बस स्विमिंग से डर लगता है, पानी में कूदो। ड्राइविंग से डर लगता है, ड्राइव करो। बोलने से डर लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे परफॉर्म करो। तो आपने भी यही किया। स्टूडेंट्स को जब एग्जाम से डर लगता है तो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं ताकि वो मॉक टेस्ट से एग्जाम वाली फीलिंग आए। तो ऐसे ही हमारे पास अरर 24/7 के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब स्टूडेंट्स टियर 1 टियर 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, हमने पिछली बार भी कंडक्ट करवाए थे मॉक इंटरव्यूज़, इस बार भी हम वही पैनलिस्ट की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनका वो जो प्री एग्जामिनेशन प्री इंटरव्यू वाला जो डर है ना, वो खुल जाए। तो ये प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। डेफिनेटली इतना फ़ायदा देगा ना। मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं ये बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद बता रहा हूँ ये चीज़। अगर तुम ये करोगे ना, तुम्हें कहीं पे भी करो भाई, कहीं पे भी करो मॉक इंटरव्यू, ज़रूरी नहीं हमारे पास आओ, कहीं पे भी जा सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट लगे वहाँ चले जा सकते हो। लेकिन तुम्हें इतना फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि तुम्हें इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, और तुम ऐसा लगेगा तुम्हें कि ये तो काम बहुत आसान है, तुम ये पता नहीं कितनी बार कर चुके हो, ऐसा लगता है। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें वहाँ। तो ये चीज़ थी। और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आप किसी से, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी, जैसा मुझे बोलने का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे से जितने सवाल पूछे उनमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब मैं ना दे पाया हूँ। और ये अवेलेबल भी है। मैं इंटरव्यू जैसे ही दे के आया, तुरंत मैंने एक वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डाल रखा है। सेम 12-13 मिनट का वीडियो है वो, पूरा एज इट इज़। अब तो मुझे याद भी नहीं क्या क्या पूछे, तो सब कुछ डाल रखा है उस पर, A to Z अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका मैं जवाब ना दे पाया। मैंने एक ही चीज़ बताई कि मेरे को बस एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू देने का, ठीक है। बाकी सवाल उन्होंने जो मेरे से सवाल पूछे, क्योंकि वो सवाल वही थे जो अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं। तो कि एक कोई मान लो कॉम्प्लेक्स सा सवाल हो गया कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कैसा होता है, राइट एट्रियम क्या होता है, ब्लड कौन से वाले से जाएगा, कौन से नहीं आएगा। अच्छा, हमने तो ये सुना है। तो मैंने उन्हें खोल खोल के एक एक चीज़ बताई डायग्राम के साथ, वो भी। तो ये चीज़ थी। और आप लोग भी पढ़ के जाना और मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना। मैंने भी तैयारी करी थी, लेकिन हमने ऐसे करी थी ऑनलाइन, जैसे मैंने दोस्त से बात कर ली, प्रिंस से बात कर ली, हाँ भाई, और अपना लिख लिया और उसको 2-3 बार बोल लिया, तो उससे नहीं होती तैयारी। वो तो बस आप इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, वहाँ जब जाएंगे कुर्सी पे आपके हाथ पाँव काँपेंगे फिर।
तो ये दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ को फॉलो करना। सर इंटरव्यू से ही मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए यही होगा कि पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है या डोमेन नॉलेज? मतलब वो आपका टीचिंग स्टाइल चेक करते हैं या फिर आपको सब्जेक्ट के कितनी नॉलेज है वो चेक करते हैं? क्या ज़्यादा मैटर करता है? डेफिनेटली अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, दिखने में आप हाइटेड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, तो देखो 4 चांद तो लगेंगे आपकी पर्सनैलिटी पे। मेन चीज़ ये है, अगर वो तो 4 चांद है, लगने ही है, लेकिन उसके ऊपर आप जब जुबान खोलते हो और आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कितना उनमें ठहराव है, कितना एक्सपीरियंस है और कितना कॉन्फिडेंस है उन बातों में, तब वो कैंडिडेट और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं आपकी बातों को। तो आपका हुलिया देख के वो वेरी गुड बोलेंगे आपको, वेरी गुड, गुड पर्सनैलिटी, ये सब। तो आप अच्छे से ड्रेसिंग करके जाना, अपना कोट वोट टाई वाई भी पहन सकते हो, कोट पैंट भी पहन सकते हो, बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के जाना। अगर लड़के हो तो लड़कियां भी पहन सकती कोट पैंट टाई, सूट साड़ी भी पहन सकती हैं। तो अपना वेल मेंटेन होके जाना बढ़िया तरीके से, और वीडियोस आपकी आती रहेंगी कैसे क्या है। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ भाई, तुम कितने भी तैयार होके चले जाओ, मान लो कि इंग्लिश का फैकल्टी कोई तैयार होके चले गया और फिजिकल एजुकेशन का इंटरव्यू हो रहा है मैम उसका, तो फिर डेफिनेटली पता लग जाएगा कि कॉन्फिडेंस तो इसको बहुत है लेकिन इसको नॉलेज नहीं है फिजिकल एजुकेशन की। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, और ऐसे ही है फिजिकल एजुकेशन वाला मान लो कोई इंग्लिश के इंटरव्यू में चले जाए तो फिर उसके साथ भी वही सीन हो सकता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, और वो ज़्यादा गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है। 9th से लेके 12th तक की आपके NCERT पढ़ो अच्छे से, और जो सिलेबस दिया है KVS का वो अच्छे से पढ़ो, बहुत है। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स का आता है, जैसे कंपनीज के लिए जब इंटरव्यू होते हैं तो ये पूछा जाता है आपकी शर्ट में कितने बटन है, बिना देखे बताओ। जब आप अंदर रूम में एंटर कर, ऐसे सवाल होते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं मैडम, ऐसे कोई भी नहीं पूछता है। मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2, एक KVS TGT के लिए, एक HPSC PGT के लिए, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ना मैंने ये सवाल सुने हैं, ना कोई पूछता है, और ना मेरे किसी भी साथी से मैंने सुने कि तुमसे ये पूछा है। अरे नहीं पूछते ये सब चीज़ें, मजाक कर ले वो बात अलग है, वो आपका ह्यूमर देखने के लिए मजाक करते हैं कि आप क्या रिएक्शन देंगे। पूछने को तो उन्होंने मैम ये भी पूछ लिया था मुझसे कि आपको अगर मान लो एक ऐसी जगह पोस्टिंग दे देंगे जहाँ पर आपको हाथी पे चढ़ के जाना है, कोई सुविधा नहीं है, हाँ, फिर घोड़े पे चढ़ के जाना है, फिर नदी पार करनी है, तो क्या आप चले जाएंगे? मैंने हंस के जवाब दिया, जी चले जाएंगे चाहे कैसे भी जाना हो। तो ये देखना चाहते हैं कि आपका ह्यूमर कैसा है एज ए टीचर, क्या आप बच्चों को संभालने लायक है कि नहीं है। तो वो मजाक कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछेंगे कि तुम्हारी शर्ट में कितने बटन है, और है भी तो बता दो तुरंत कि इतने हैं भाई, 9 है। और गलत हुआ तो बोल देना सर मैंने काउंट नहीं करे, सॉरी सर। सॉरी इज बेस्ट आंसर। झूठ मत बोलो, वहाँ झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो झूठ तो बोलने का वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। जो आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी आपकी झलक जाएगी पहले ही शब्दों में। भाई वो इतने एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं ना कि तुम उनसे झूठ बोलोगे ना, वो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे तुमने झूठ बोला है। चाहे तुमने जो वो बायोडाटा भरवाते उसमें झूठ लिखा हो, चाहे तुमने बोला हो कोई झूठ कि मुझे ये आता वो आता फलाना आता ढिकाना आता, मैं इतना वो हूँ, सब झूठ पकड़ लेंगे 2 ही मिनट में। ध्यान रखना, तो झूठ नहीं बोलना, जो ओरिजिनल है वो बताओ, और सॉरी बोलने में कतराओ मत। सॉरी बोल दो, सॉरी मैं आज याद करके नहीं आया, मैंने इतनी बार सॉरी बोला असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, मैं क्या ही बताऊँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने बहुत बार सॉरी बोला, KVS में मेरे को एक बार भी सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब आता था। तो वो चीज़ है, अगर नहीं आता तो सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईमानदार रहो, सिंपल है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, इससे बड़ा कुछ नहीं आती यार। सर जैसे आपने अभी बोला कि मजाक में ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लो आपको ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी जाए जहाँ पे हाथी पे चल के जाना है, घोड़े पे चल के जाना है, ये तो रही मजाक की बात, पर हमारे फीमेल कैंडिडेट्स को ये डर रहता है, उनसे बार बार इंटरव्यू में ये सवाल फॉर श्योर पूछा जाता है कि मान लो आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जो आपके होम स्टेट से बाहर है, दूसरी स्टेट में है, और आपकी शादी हो जाएगी, आपको शायद अलग भी रहना पड़े, ट्रांसफरेबल जॉब है KVS की, सो विल यू बी कंफर्टेबल? तो उसके लिए क्या आंसर देना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखो सबसे मेन चीज़ यही है, अगर आपको KVS की नौकरी करनी है ना, जो वो बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जवाब क्या देंगे, इसका जवाब इसका ये होना चाहिए कि मैम, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीनियर्स भी ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, पिछले साल 2 साल पहले सेलेक्ट हुए थे, और मुझे ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है कि KVS कभी भी होम टाउन देता ही नहीं है।
तो मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हूँ। दूसरी चीज़, मेरी शादी हो जाती है, मैं उसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर हूँ कि मेरे को पोस्टिंग 5 साल तक तो बाहर रहनी ही है। तो ये फिजिकली और मेंटली मैं प्रिपेयर होके ही एग्ज़ाम में बैठी हूँ, मतलब सारे हथियार लेके बैठी हूँ। तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है इस चीज़ के बारे में, इसीलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं खुशी खुशी काम करूँगी। पूरा देश देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, ये बेटर जवाब हो सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो आप इसी बात पे महिलाओं को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्यों इनको केवीएस की नौकरी लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखो, पहली कड़वी सच्चाई सुन लो, फिर देखो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो तो तुम्हारे हाथ में। जो बहुत मेंटली टफ है, फिजिकली टफ है, जिसको लगता है कि भाई मेरे को कोई भी मेंटली हरास नहीं कर सकता, चाहे कितना भी मेरे को बर्डन दे दे, जाहिर सी बात है तुम्हें भाई 8 घंटे से ज़्यादा तो कोई काम करवाएगा भी नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये मीट आ जाते हैं तुम्हारे, रीजनल मीट वगैरह आते हैं तो काम बढ़ जाता है, एग्ज़ाम्स आते हैं काम बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके और कोई चीज़ें आ जाती हैं, बीच में इंटर्न एग्ज़ाम आ गए, वो सारे, तो सारा लोड बढ़ जाता है कभी कभी। अगर आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तभी आप केवीएस में जाना, ध्यान रखना। ऐसा मौज की नौकरी नहीं है, सिंपल बोल रहा हूँ, मौज की नौकरी नहीं है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट 70-80 हज़ार रुपये पे कर रही है, तो इसका मतलब है आप एक तो वेल मेंटेन्ड और बहुत ही तगड़े दिमाग वाले होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, और ऊपर से जो संस्थान कह रहा है वो आप करने लायक होने चाहिए। जाहिर सी बात है वो बच्चे के भले के लिए ही होगी सारी बातें। तो मेंटली फिजिकली पूरे तगड़े तरीके से, क्योंकि कैसा भी माहौल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है कभी कभार आपकी प्रिंसिपल से ना बने, प्रिंसिपल आपको डांट भी सकती है, प्रिंसिपल आपसे वो काम भी करवा सकती है जो काम आपका ज़मीर ये कहते कि मैम ने बोला मान लो, या सर ने बोला आपको कि ये फॉर्म वहाँ जाके सबमिट करने हैं, आपको इस टीम के साथ भेज रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो फिर क्या पता आप कंफर्टेबल ना हो कि मैं ये टीम को लेके वहाँ कैसे जाऊँ, स्टेशन पे आप अकेले खड़े हैं 2 बच्चों के साथ में, आपको दिल्ली लेके जानी है टीम, बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही भेजते हैं, किसी को भी भेज देते हैं। मान लो कि कोई फीमेल टीचर अवेलेबल नहीं है और टीम जानी है मेल और फीमेल दोनों की, तो आपको मेल टीचर के साथ एक फीमेल टीचर होना, अगर लड़कियां जा रही तो फीमेल टीचर होना कंपलसरी है ही है, ये रूल है केवीएस का, क्या हर जगह का रूल है। तो वहाँ आपको होना बहुत कंपलसरी रहेगा। तो फिर क्या पता आपको ड्यूटी, तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार हैं अगर कि मैं बाहर भी रहना है, मुझे 5 साल घर से बाहर, बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर भी आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना, किसी की बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप डेडिकेटेड हैं कि मुझे बस अपने काम से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, मेरे को अपने बच्चों से मतलब है, मुझे अपने संस्थान से मतलब है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे कलीग मिल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तब तो आपके लिए ये जॉब है बहुत मज़ेदार। क्योंकि भाई 70-80 हज़ार रुपये जब आपके अकाउंट में गिरेंगे तो उससे आप इंजॉय भी करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल सर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, मेंटली फिजिकली अगर आप मजबूत हैं और जमाने की परवाह नहीं करते हैं और सिर्फ अपने बारे में, बच्चों के बारे में, संस्थान के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मस्त जॉब है, एक नंबर की। फिर तो आ जाओ भाई इस जॉब में। और डेफिनेटली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फीमेल को तो भैया आज की डेट में सेल्फ मतलब डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं लड़कियों का, क्योंकि मन ऐसा रहता है कि गूगल पे स्क्रॉल कर रही है, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी लेने का उनका मन करता है, वो लड़कियों की फितरत है। तो कुछ भी देखेंगी तो, मैम आपका भी करता होगा शायद, नहीं कुछ भी देखेंगी तो वो अंगूठी देख ली, आ रही अंगूठी मंगा ली। अगर उसकी जेब में पैसे हैं ना, उसको किसी से पूछने की, रत्ती भर भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, मुझे अच्छी लग रही है, मैंने कर दी ऑर्डर, बस बात खत्म है। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। बाकी कहीं जाना है, आना है, भाई तुम्हें पता है अगर तुम कर्नाटक रह रहे हो, केरला रह रहे हो, वहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है, ट्रेन से कितना लंबा सफ़र है, और 3 दिन 4 दिन, अगर तुम्हारी जेब में पैसे फट से फ्लाइट करोगे, झट से उड़ के चले जाओगे, हमारी छोरी आई भाई फ्लाइट में। तो ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़, और एक और चीज़ होती है कि एक आप आज़ाद हैं भाई, आपके पास में फ्रीडम है। और जब आप पैसा कमाते हैं, नौकरी में होते हैं ना, आपसे वो 4 लोग सवाल भी नहीं करते हैं, जो अक्सर सवाल करते हैं उन लोगों से जो नौकरी में नहीं है, कि तू क्या ही करेगी, वो रोटी बना रही नहीं बना रही उसकी मर्जी है, वो कहती मैं काम वाली लगा लूँगी भाई, वो भाई मैं पोछे वाली लगा लूँगी, मैं क्यों सीखूँ ये काम। आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को सबको आना चाहिए, लेकिन मजबूरी ही है, क्योंकि तू औरत है इसलिए करेगी। तो भाई इस
इस मेंटलिटी से बचने के लिए भी भाई नौकरी तो तुम्हें तो करनी चाहिए, केवीएस ना सही और कोई, लेकिन बिना नौकरी के मत रहना भाई, खाली मत रहना। हाँ ना तुम मतलब पति भी तुमको सुनाएगा अगर खाली रहोगे, घर में सासू भी ससुर भी देवर भी मिल जाएगा ऐसे तो, और तुम्हारे घर वाले तो हाँ हमने तो कही थी कर लेती तैयारी तो हो जाता, और सहेली अगर कोई लग गई गलती से वो स्टेटस डालेगी, उसके स्टेटस को देख के जो तुम्हारे बॉडी में 5 लीटर खून है 4 ही लीटर रह जाएगा। तो ये एक सच्चाई, कड़वी, मैं तो मैडम सच्ची बात बोलता हूँ। सर मोनू सर आपने तो बहुत रियलिटी चेक दे दिया है स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है कि अब अगर उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो पता नहीं कब शुरू करेंगी। सो महिलाओं, आप जाग जाइए, आपका इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया है। आत्मनिर्भर बनो और स्वच्छंद उड़ो यार, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत। इसी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरी एक दोस्त है वो अभी सेलेक्ट हुई है और वो हरियाणा में इसी में HPSC में लेक्चरर सेलेक्ट हुई है। वो जब तैयारी कर रही थी उसके घर में उसकी सासू, मतलब वो नीचे बैठ के तैयारी करती थी और पढ़ती रहती है 24 घंटे, फिर उसने ताने सुन के ऊपर बैठ के तैयारी करने, हमें क्या पता पढ़ रही है कि फोन चला रही है, हाँ क्या पता किसी से बात कर रही हो। मतलब ये लिटरली वो कहावत सच है मैडम, ग्राउंड रियलिटी। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है आज की डेट में, लेडीज ही लेडीज की सबसे ज्यादा दुश्मन है, ये हकीकत है। और लड़की, जो लड़की है ना वो देखना कभी भी वो मोस्टली 90% लड़कियों से आप पूछ लेना कि आपको लड़की पसंद है कि लड़का, तो वो कहेगी मेरे ना लड़का होना चाहिए। पता उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है उसने लड़की बन के देख लिया, बेटी बन के भी उसने जीवन देख लिया, बहू बन के भी उसने जीवन देख लिया, उसने देख लिया कि भाई लड़की बनना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वो लड़का चाहती है कि भाई लड़कों को कितनी फ्रीडम होती है, भाई कितने भी बजे घर आ रहा है कोई टेंशन नहीं है, और पति कितने भी बजे आ रहा है कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों बन के उसने देख लिया, बेटी बन के बहू बन के, इसीलिए उसको टेंशन होती है कि भाई लड़की बनना तो बेकार ही है बिल्कुल। लेकिन अगर आप सोच के देखो, आप IPS ऑफिसर हैं और लड़की हैं, आप टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और लड़की हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई तू कितने बजे कहाँ घूम रही थी, अपने कलीग्स के साथ हूँ। बिल्कुल सर, सही बात है। ड्यूटी पे हूँ। सर एक ये भी होता है कि जब एक औरत एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कुछ बन जाती है ना, तो समाज में रिस्पेक्ट तो हो ही जाती है क्योंकि सैलरी भी आ रही है, आए हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। दूसरा, समाज के दिमाग में एक मेंटालिटी हो जाती है कि अब वो समझदार हो गई है। पर लड़का चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, वो तो समझदार होगा ही, मतलब उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। मैम मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट जब आया ना, मेरे दोस्तों का इंट्रोडक्शन मेरे दोस्तों से दूसरे किसी से करवाते, कैसे कराते, अभी भाई लगा है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मिला। मतलब आपका हाँ आपका इंट्रोडक्शन आपके नाम से ही नहीं होगा, ये भाई है अपना लगा है, नाम नहीं लेंगे आपका, ये भाई लगा है अभी लेक्चरर है, ये भाई लगा है अभी KVS में अभी लगा है, ये लगी है हमारी बहन है, हमारी बेटी लगी है MBBS लगी है। ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन होते हैं। तो व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं होती, पोस्ट की अहमियत होती है सबसे बड़ी। तो पोस्ट लो यार, सीधी सी बात है, और मौज लो। हाँ पोस्ट लो और मौज लो। सही है सर। अच्छा, आपने इतनी सारी ऐसे बात करी है सैलरी की, तो अब ये तो बता दो कि कितनी सैलरी आती है। हाँ डेफिनेटली, देखो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग 73 आपके सैलरी होती है, जिसमें से PF कटता 10%, तो आपको 63 अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी। भाई 63,000 रुपये मौज लोगे आराम से। जब आपकी जेब में 0 आ रहा है तब मौज ही है, और कुछ नहीं है। सही बात है। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जब अचानक से 63,000 और वो 10,000 भी आपके खाते में जुड़ रहे हैं, तो इतनी सैलरी होती है। और सर प्रमोशंस की अगर बात करें तो, हाँ प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं। अभी आपका इंक्रीमेंट भी होगा, 8th हर पे। साल नहीं, हर साल इंक्रीमेंट होता है, और 8th पे कमीशन अभी लागू होगा, तब आपकी सैलरी लाख के पास हो जाएगी अकाउंट में, और इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, 2 गुना सैलरी बढ़ने की चांसेस हैं। ठीक है, मैं वीडियो को पकड़ के ही मत कह दें सर आप तो 2 गुना कह रहे थे, इसलिए कह रहा हूँ लाख तो कहीं नहीं गई आपकी सैलरी, चांदी ही चांदी, चांदी चांदी हो जाएगी, बहुत बढ़िया मौज हो जाएगी। जो हमारे नए साथी रिक्रूट होंगे 8th पे कमीशन आती, बहुत बहुत मोटा पैसा आएगा। और दूसरी बात मैम आप क्या पूछ रहे थे? प्रमोशंस। हाँ प्रमोशन, देखो हमारे फिजिकल एजुकेशन में तो प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आप प्रमोशन शायद ले सकते हैं, TGT से PGT बन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तो मुझे पता है कि TGT से PGT, फिर PGT से आप प्रिंसिपल बनते हैं, प्रिंसिपल से आप ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनते हैं, BEO जिसे कहते हैं,
और फिर आप डीईओ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं। तो केवीएस में एग्ज़ाम भी होते हैं, केवीएस में डायरेक्ट आप भी दे सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर का एग्ज़ाम है, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रिंसिपल के डायरेक्ट एग्ज़ाम है, आपको पता है, टीचिंग नॉन टीचिंग के अलग से। तो आप में से कोई भी किसी पे भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर, अगर मास्टर डिग्री है तो बहुत, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पोस्ट पे भी हैं जो कि ग्रेड 1 की पोस्ट है, तो वो है आपकी जो प्रिंसिपल से भी ऊपर रीजनल ऑफिस में जिनकी ड्यूटी रहती है, तो वो भी बन सकते हैं आप। तो मोनू सर ने अभी तक केवीएस का A to Z सब बताया, सो मच सो कि स्टूडेंट्स को अभी यहाँ से अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना तो शायद दोबारा देखना पड़ेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें, आप इसके भी नोट्स बना सकते हो, कैसे कैसे आपका पिलर टू पोस्ट घूम करके आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। इतनी आर्म एंड चेयर जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, स्टेबिलिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो सब कुछ है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, एक एस्पिरेंट को, एक भावी शिक्षक को चाहिए होता है। तो मेरा मोनू सर से नेक्स्ट सवाल ये कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन करी? मैं यही सोच रहा था, मेरे से ये क्यों नहीं पूछा कि केवीएस क्यों नहीं ज्वाइन किया। देखो, बहुत आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है केवीएस जैसी नौकरी छोड़ने के लिए, ये सच में। और जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो एक ने लिख भी रखा था, भाई हमारे सर शेर हैं, केवीएस की नौकरी छोड़ दी। जिगरा। हाँ, जिगरा है भाई, सच में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और अब सोचो कि मेरी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं आई थी मेरी पोस्टिंग यहीं आई थी, जयपुर रीजन था मेरा। पास ही है। हाँ, और चूरू मेरी पोस्टिंग आई थी, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ जब मेरी हुई पोस्टिंग, तो वहाँ से प्रिंसिपल के पास में नंबर पहुँच जाता है आपका, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, हेलो, हाँ जी मोनू जी, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं फिर अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अभी बिज़ी हूँ और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यार मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं करूँगा। तो एक बार माइंड बना लिया कि नहीं करना है, ज्वाइन ही नहीं करना है केवीएस, क्योंकि मैंने हरियाणा का भी एग्ज़ाम दे रखा था, तो वहाँ पर मेरा शॉट कंफर्म भी था। तो मैं कह रहा अगर मैं वो ज्वाइन करूँ केवीएस, उससे बढ़िया तो ये ज्वाइन करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये थी। तो इसका रिज़ल्ट नहीं आया था अभी, लेकिन एक वो था कि हाँ भाई हो सकता है। फिर लास्ट से लास्ट वाला दिन, अब वो दिन करीब आता जा रहा है जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपने उस दिन ज्वाइन नहीं करा तो उसके बाद ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, धक तो अब वो दिन आ गया कि आज अगर मैं नहीं निकला, ज्वाइनिंग नहीं करी आज जाके स्कूल में, है ना, या कल मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी, तो वो उस रात मेरे को नींद ही नहीं आई। और मैं यूँ सोच रहा हूँ यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ। एक मन में ये सवाल कि केवीएस की इतनी, मतलब केवीएस इतनी बड़ी जॉब है सेंटर की, दोबारा कभी ज़िंदगी में मिले भी ना मिले, क्या पता दोबारा मैं एग्ज़ाम दूँ और मेरा ना हो। क्योंकि मुझे सभी यही बोल रहे थे, भाई हर बार सरकारी नौकरी आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी। बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर ओनली वंस। मैंने कहा यार ये बात भी सही है। दूसरों ने बोला भाई केवीएस तुम्हें कभी जंग नहीं लगने देगा, केवीएस तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा, केवीएस में इतनी घूमने की फैसिलिटी है, सब कुछ है, केवीएस से सेंटर की जॉब है, सेंटर की फैसिलिटीज़ हैं। जो केवीएस में नौकरी कर रहे थे वो मेरे को समझा रहे हैं, मेरे प्रोफेसर समझा रहे हैं, सब कह रहे हैं करो करो। फिर मैंने पूछा मेरे दिल से, भाई सच बता तेरे को क्या चाहिए। फिर मैंने घर की तरफ देखा, फिर मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा। अब मेरे फादर नहीं है, और भाई की भी जॉब दूसरी जगह है, यूपी में है उसकी, वो बैंक में। मैंने कहा यार मम्मी तो अकेली रह जाएगी, क्योंकि मतलब मेरी माँ का बहुत लगाव है मुझसे, और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं ये 70-80 हज़ार रुपये के चक्कर में माँ को तो नहीं छोड़ने वाला। नौकरी तो दोबारा कभी भी आ जाएगी, दोबारा फिर निकाल लेंगे, माँ का आशीर्वाद रहा तो, माँ नहीं आएगी दोबारा। मैंने छोड़ दी और मैंने करी नहीं फिर वो नौकरी। बढ़िया, ऊपर वाले की दया से कोई टेंशन नहीं है मैडम, आज भी मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने नौकरी छोड़ी, और मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है नौकरी छोड़ने का। तो ये था मेरा अपने पर्सनल रीज़न थे उसकी वजह से, क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे पास थी पहली चीज़, क्योंकि मैं पास नहीं होती है। हाँ, क्योंकि मैं अड्डा में नौकरी कर रहा था, और तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मेरे घर की वजह से, तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से। और मैं और बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर मैं यहीं रहूँगा अड्डा में, आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, तो मेरी नॉलेज और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर। ये तो जाहिर सी बात है, यानी कि मेरे कंटेंट में दम नहीं है इसका मतलब तो वो तो मेरे ऊपर खुद सवाल हो गया। तो यही था कि अगर आपको अपने ऊपर
पूरा 100% विश्वास है, यकीन है, तो आप वो काम करो। और मैंने आज तक लाइफ में जो मैं कुछ हूँ ना, वो अपने फैसलों की वजह से हूँ। मैंने दूसरों की कभी नहीं सुनी, घर वालों की तो स्पेशली नहीं सुनता मैं किसी भी काम में। दिल की सुनी आपने? मैं ज़्यादातर दिल की ही सुनना पसंद करता हूँ। मैं एक काम में घर वालों की सुनूंगा। अब आगे बताएं मैडम। खैर सर बस अब ये बता दीजिए कि स्टूडेंट्स अब जो तैयारी करेंगे KVS NVS जॉइंट नोटिस की, इस बार जॉइंट नोटिस आया है, KVS और NVS की साथ तैयारी होगी। वो Tier 1 एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद Tier 2 निकालेंगे, फिर वो इंटरव्यू देंगे। जब उनका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा तब उनके पास चॉइस आएगी कि KVS में जाना है या NVS में जाना है। अब एक तो ये भर्ती इतनी जल्दी आ गई है, दूसरा इतने सारे पैटर्न्स इसमें चेंज हो गए हैं, तो उस एक सीट को ग्रैब करने के लिए स्टूडेंट्स को कितना सीरियस हो जाना चाहिए, गिवन कि इनके पास अब 1 महीना भी नहीं बचा है अपने एग्ज़ाम को Tier 1 को क्रैक करने के लिए। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैडम, चाहे ये एग्ज़ाम रख देते UPSC लेवल का, क्वेश्चन पेपर ले आते UPSC लेवल का, सेलेक्ट वही होते जो सेलेक्ट होने वाले थे। बिल्कुल सेम ये चीज़ है आप लोगों के पास में, जो पढ़ने वाला है ना और जो पढ़ रहा है वो और कंसिस्टेंट है, उसका सिलेक्शन होगा ही, चाहे कैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे भी टफेस्ट एग्ज़ाम कोई तो होगा, उसमें भी तो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, और सेलेक्ट वही हो रहे हैं चाहे तुम कैसा भी रख देते हैं एग्ज़ाम। तो ये चीज़ नहीं होती कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, ये वो हो गया। भाई आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज हो गया ना, आपको पता चल गया ना, सिलेबस आपके पास है ना, टीचर्स आपके पास हैं, मेंटर्स हैं, फिर क्या आगे दिक्कत है? तो दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है। और एग्ज़ाम 1 महीने में ही आपका हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत बार क्या होता है कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, बच्चे का मन ही नहीं करता पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट के महीने में जो तैयारी होती है वो कभी नहीं होती। वो ज़्यादा लॉ ऑफ रिसेंसी है कि जो रिसेंटली आपने पढ़ा है वो ज़्यादा आपको याद रहता है। तो क्या बात है? आपके भले के लिए है और आपकी मदद ही करेगा, इसमें आपका नुकसान नहीं है कुछ भी। नुकसान उनका है मैडम जो ना पैटर्न को समझेंगे, ना सिलेबस को देखेंगे और ना अभी भी जगेंगे, सोते ही रहेंगे, उनका नुकसान है। तो ये थे हमारे साथ मोनू सर, मॉडर्न एज टीचर / प्रोफेसर / मेहनत का दूसरा नाम। मोनू सर से हमें इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें ये पता चला कि कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ फेलियर, और आज की डेट में वो एक फ्यूचर गाइड है। सो फ्रॉम फेलियर टू फ्यूचर गाइड, कैसे वो लाखों स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी मदद करी, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, कैसे उन्होंने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपने आप को हम्बल रखा और एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड को बरकरार रखा, सबको मोटिवेट करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और मेरे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं भी उनको स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी। जब आप मुझे मैसेज करते हो और बोलते हो कि मैम मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इन लॉज अलाउ नहीं कर रहे हैं इसके बाद, मैम लास्ट अटैम्प्ट है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ओवर एज होने वाली है, अब जो लास्ट अटैम्प्ट आपका है, एक लौता आपका अटैम्प्ट है, इसको ट्रायल अटैम्प्ट बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि आए हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते हैं। इसी को अपना मोटिवेशन बनाओ, वो सारे समाज के ताने उसको अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लो, एंड सक्सेस और वो जो जीत है ना वो आपकी निश्चित पूर्वक होगी। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन पानी है तो मोनू सर का मंत्र अपनाएं और डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी उसे फॉलो करें। मोनू सर सिर्फ एक फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, बल्कि एक लाइफ कोच हैं। आपको जीने का तरीका सिखाएंगे अगर आप उनकी क्लासेस के साथ रोज़ाना जुड़े रहेंगे तो सर आपको कैसा लगा आज ये इंटरव्यू देकर? बहुत अच्छा लगा मैडम, मुझे तो मज़ा आ गया। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक सवाल शायद आपने मिस कर दिया, और वो ये रहता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं बताइए। डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा कि यार क्या ही होगा मेरा, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। बहुत बच्चे होते हैं मैडम ऐसे डिप्रेशन। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि डिप्रेशन सिर्फ उनके लिए है जिनके पास में काम नहीं है करने के लिए। मेरे को आज तक डिप्रेशन जैसी कोई चीज़, स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ फील नहीं हुई, महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं 24/7 बिजी ही रहता हूँ। रात में या तो सो रहा हूँगा और जग रहा हूँ तो कुछ कर रहा हूँ, बस यही काम रहता है। ये नहीं कि मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक वीडियो देख ली किसी की और टेंशन में आ गया यार उसके तो वो हो रहा है, और ये खाली बैठा बैठा यही सोच रहा हूँ। मैं कभी खाली बैठता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं बैठता मैं खाली। मैम आपने मेरे को पता है कितने सर सालों से मुझे। देखा है, बिल्कुल मैं सर। कभी बैठता हूँ खाली। आज जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, आज का दिन है शनिवार, और शनिवार को यूँ लगा लो कि ऑफिस में छुट्टी ही रहती है।
तो वो आपकी मर्जी है, आप काम करो नहीं करो, लेकिन फिर भी आज भी हमने चुना पॉडकास्ट का दिन। तो मैडम भी ऐसी डेडिकेटेड है। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जिन लोगों को डिमोटिवेशन फील होता है, स्ट्रेस फील होता है या डिप्रेशन फील होता है ना भाई, तुम्हारे पास काम नहीं है करने के लिए। काम पकड़ो, सिलेबस उठाओ, सिलेबस का लो स्ट्रेस, अपने आप ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस तो आना ही नहीं चाहिए और ये जीवन भर चलना चाहिए। काम पकड़ोगे तो किसी के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है सर। सर कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स, इसके बाद हम रैप अप करते हैं फिर। कंक्लूडिंग वर्ड यही है मैडम, 3 चीज़ें याद रखें ये लोग: मेहनत, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। मेहनत वाला इंग्लिश में लिख दिया। तो 2 ही चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एक तो आपका मेहनत और दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत अगर लगी रहेगी, आप जीवन में इतना कुछ मिलेगा, बोरा भर भर ऊपर वाला पैसे बरसाएगा तुम्हारे पे, बीना भी नहीं जाने के इतने। मेहनत और ईमानदारी से लगे रहना, बस यही कहूँगा मैं। क्या बात है सर। तो अब इसी बात को हम कंक्लूड करते हैं। मैं चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं चलते फिरते, पढ़ाई करते करते, आपके क्या विचार हैं इस बार आने वाले KVS NVS एग्ज़ाम को लेकर? आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप कौन से एग्ज़ाम के टीचर बनना चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर हमने कोई सवाल मिस कर दिए तो वो भी ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सभी सवालों को कवर कर सकें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं और मोनू सर अब आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड इंटरव्यूइंग। आगे ऐसे इंटरव्यूज आपके आते कमिंग ऑन द इंटरव्यू। आगे आपको ऐसे इंटरव्यूज मिलते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। और आपको भी पता ही है, मैं तो भाई सीधा साधा इंसान हूँ, जो है खुल के है। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।